Now we deal with the question from AIEEE 2003. Question is, note it down. 3 charges minus Q1 plus Q2 and minus Q3 are placed as shown in the figure. Figure question में दी गई है हमको. The x component of the force on minus Q1 is proportional to. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x component of force क्या होंगे जो फोर्स माइनस Q1 पे लग रहे हैं. मतलब यहाँ पर टारगेटेड चार्ज नेगेटिव Q1 है. इस नेगेटिव चार्ज Q1 पर लगने वाले फोर्सेस के x कंपोनेंट की बात करी है. क्लियर है? वी आर डीलिंग विद द फोर्स विच इज एक्टिंग ओवर द x एक्सिस ओनली. देखते हैं. पहले तो ये डायग्राम है जो एज पर CBSE एज पर हमको दिया हुआ है AIEEE क्वेश्चन में. इस नेगेटिव चार्ज को हम टारगेटेड चार्ज बोल रहे हैं. इस नेगेटिव चार्ज माइनस Q1 से पॉजिटिव चार्ज Q2 रखा गया है x एक्सिस पर. कितने डिस्टेंस है? b डिस्टेंस पर. ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज Q1 से किसी डिस्टेंस a पर एक और नेगेटिव चार्ज रखा गया है Q3 जो कि y एक्सिस से थीटा एंगल पे है. यहाँ पर Q1 जो है वो टारगेटेड चार्ज है. Q1 पे फोर्स Q3 की भी बात करी गई है. हमें Q1 पे लगने वाले फोर्सेस की बात करनी है. तो Q1 पे फोर्स Q3 भी लगा रहा है, Q1 पे फोर्स Q2 भी लगा रहा है. अगर Q1 के फोर्स की बात करें तो Q1 ने Q2 पे लगाया होगा ऑब्वियसली, और Q1 ने Q3 पे भी लगाया है. लेकिन क्योंकि हम टारगेटेड चार्ज Q1 की बात कर रहे हैं तो हम केवल उन्हीं फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो Q1 पे लगेंगे. तो Q1 पे फोर्स लगा रहा है Q2 और Q3, जिसमें से Q2 ने Q1 पे अट्रैक्शन फोर्स लगाया है, Q2 ने Q1 पे अट्रैक्शन फोर्स लगाया है, और इस अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी 1 से 2, क्योंकि हम लिख रहे हैं 1 से 2 ऐसा. क्लियर? तो हम इसे लिख लेते हैं फोर्स फ्रॉम 1 to 2. ऐसे ही अगर इस फोर्स की बात करें जो Q1 पे Q3 ने लगाया है तो ये आउटवर्ड फोर्स होगा. तो हम ये फोर्स बना लेते हैं Q1 पे लगने वाला फोर्स. तो हमने ये पिक्चर अलग से बना ली है, देख लें इसे. इस नेगेटिव Q1 पर यहां से Q2 ने फोर्स लगाया तो ये फोर्स लगा F12. दिस इज व्हाट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन Q1. ठीक है? तो ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाला फोर्स हो गया. तो ये फोर्स किसने लगाया? ये फोर्स 2 ने लगाया है 1 पे, और अट्रैक्टिव नेचर का है तो इसलिए Q2 की तरफ है. ठीक है? ऐसे ही अगर Q1 पे लगने वाले फोर्स की बात करें तो Q1 पर Q3 ने रिपल्शन फोर्स लगाया तो ये आउटवर्ड होगा. तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से लगेगा, ये वाला फोर्स. और इस फोर्स को हमने यहाँ पर F13 बोला हुआ है. ठीक है? दिस फोर्स इज F13. क्लियर है? नोटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें नोटेशन कुछ भी देते रहिए. क्लियर? मैंने तो F13 बोल रखा है. तो ये फोर्स हो गया. अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, देखें जैसे ये फोर्स F13 है तो Q1 पर, इस नेगेटिव Q1 पर 2 फोर्स हो गए. एक Q2 ने लगाया और एक Q3 ने लगाया. तो ये हमने प्लॉट कर दिया. Q1 पर लगने वाला फोर्स एक F12 जो कि पॉजिटिव Q2 ने लगाया, और एक फोर्स F13 जो कि नेगेटिव ने Q3 ने लगाया. कितने एंगल पे लगाया देख लें. अगर ये एंगल थीटा है तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट पर जाएं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट से. तो ये कंफर्म हो गया कि नेगेटिव Q1 पर जो Q3 ने रिपल्सिव फोर्स लगाया है वो नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गई, नेगेटिव y एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे लग रहा है. अल्टीमेटली Q1 पे 2 फोर्सेस हो गए तो हमने दोनों प्लॉट कर दिए. ये अपने F13 जो फोर्स जो आप बोल रहे हैं वो नेगेटिव y एक्सिस से थीटा एंगल पे लग गया. क्लियर? अब हम F13 के अगर 2 कंपोनेंट करें तो F13 का वर्टिकल कंपोनेंट जो y एक्सिस के लॉन्ग आएगा, क्योंकि ये F13 y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो जिस साइड से एंगल बनता है उस साइड कॉस वाला कंपोनेंट जाता है. तो F13 का वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम बोलें तो ये बन गया F13 cos थीटा. और अगर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो ये बना F13 sin थीटा. अब क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैं इसके लिए x लगा देता हूं, उस पर F13 के साथ x लगा के हम ये बताना चाहते हैं कि F13 का x वाला कंपोनेंट है. क्लियर है? और कितनी वैल्यू है इसकी? F13 x sin थीटा. F13 x sin थीटा, तो इसे F13 x बोल देता हूं मैं. F13 x, तो ये F13 को साइन थीटा वैल्यू हो गई इसकी. और F13 y वाला जो है
वो F13 cos थीटा हो गया। क्लियर? अब हम से क्योंकि हमसे बोला गया है केवल x कंपोनेंट की बात करनी है, तो अगर हम Q1 पर x एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो Q1 पर x एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाला फोर्स एक F12 है। क्लियर? जो कि Q2 ने Q1 पर लगाया है एट्रैक्टिव, और एक F13x है जो कि F13 जो कि एक रिपल्सिव फोर्स था, उसके दो कंपोनेंट हो गए। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अब नेगेटिव Q1 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक F12 और एक F13x। F13x मतलब F13 sin थीटा। क्लियर? और अगर हम इसे वेक्टरली लिखा जाए तो F13x को आप लिखोगे F13 वेक्टर और वेक्टर के साथ लगा दोगे प्लस आई कैप, क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट हैंड साइडेड है। ऐसे ही अगर हम F12 को लिखें तो F12 को आप लिख सकते हैं F12 आई कैप, सेम पॉजिटिव आई कैप, क्योंकि ये भी राइट हैंड साइडेड है, x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हमारे पास दो फोर्सेस हो गए, और क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है और ये दोनों एक्स एक्सिस के फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस की दैट्स व्हाई दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो नेट फोर्स ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हमने वही लिखा है पार्टिकल 1 पर Q1 पर जो हम यहाँ बना चुके हैं, Q1 पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाले दो फोर्स हैं, एक F12 जो आपने बनाया, दूसरा F13x। अब आप दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं। F12 को मैंने जैसे बताया, क्योंकि ये फोर्स F12 का आप F12 आई कैप लिख सकते तो लिख दिया, F13x को आप F13x आई कैप लिख सकते तो आपने लिख दिया, क्योंकि F13 भी एक्स एक्सिस का अलॉन्ग है। अब आपने यहाँ पर F12 की वैल्यू पुट कर दी और F13 की वैल्यू पुट कर दी। F12 की वैल्यू क्या होगी देखें ध्यान से, F12 में ये दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं, 12 में ये वाला फोर्स है। इस फोर्स को अगर आप नोट करेंगे तो इस फोर्स में पेयर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इज b, तो b स्क्वायर। तो ये F12 का मैग्नीट्यूड हो गया फिगर के अकॉर्डिंग। तो आपने F12 का मैग्नीट्यूड लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय b स्क्वायर, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है F12, तो आपने उसका आई कैप लगा दिया। क्लियर? ऐसे ही अगर हम F13x की बात करें, F13x की, तो F13 की वैल्यू निकालने पहले F13 की वैल्यू देखें। F13 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, तो F13 का मैग्नीट्यूड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 a स्क्वायर। क्लियर? ये F12 का मैग्नीट्यूड लिखा है, ये F13 का मैग्नीट्यूड लिखा है। हमने यहाँ पर F13 का मैग्नीट्यूड लिख दिया। क्लियर? क्योंकि हम बात कर रहे हैं F13 का, ध्यान से देखिए F13 का जो वैल्यू आ रही है वो F13 साइन थीटा आई कैप आ रही है, तो F13 का मैग्नीट्यूड ये हो गया साइन थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये लिख दिया आपने F13 साइन थीटा की वैल्यू। ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, F13 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या लिखा है, F13 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर F13 की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे यहाँ पर F13x की जगह ही लिख सकते हैं F13 साइन थीटा, क्योंकि F13 की वैल्यू ही, सॉरी F13x की वैल्यू ही है F13 साइन थीटा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। क्लियर? F12 का मैग्नीट्यूड आपने पुट कर ही दिया, F13 का मैग्नीट्यूड पुट हो ही गया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, आई कैप आ गया। अब केवल हमको इसे मैग्नीट्यूड में सिंप्लीफाई करना रह गया, जैसा कि हमको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लें तो F1x का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q1 अपॉन, देखें ध्यान से हम मॉड ले रहे हैं, जब हम वेक्टर का मॉड लेते हैं तो यहाँ से यूनिट वेक्टर हट जाएगा, तो हमने F1x यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली, तो इसलिए आपने नोटेशन x का लगा रखा है, तो ये आ गया मॉड। अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ से यूनिट वेक्टर हट जाएगा, तो आई कैप हट गया, तो बाकी पूरा एक्सप्रेशन ये बचा। इस एक्सप्रेशन में से Q1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो आपने Q1 बाहर निकाल लिया, इस पर भी Q1 है, इसमें भी Q1 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों टर्म ऐड हो रही हैं, बीच में ऐड का साइन है, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर बचा Q2 ये रहा b स्क्वायर, यहाँ बचा Q3 बाय a स्क्वायर, और साइन थीटा ये टर्म बची, आई कैप तो हट गया क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं आप। क्लियर? तो इक्वल का साइन, और आपको ये पता है कि इक्वल का साइन और कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, कॉमन था। इक्वल का साइन और कांस्टेंट अगर हम हटा दें तो प्रोपोर्शनल का साइन आ सकता है, तो इक्वल का साइन और कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग गया, तो ये पता लग गया कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड Q2 बाय b स्क्वायर प्लस Q3 बाय a स्क्वायर साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। और हमको जो उसके ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर हो गया। ठीक है,
तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये ऑप्शन हो गया बी, Q² बाय B² प्लस Q3 बाय A² साइन थीटा यस, ये ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। डन। Now there is a question from AIEEE 2006. What is the question? Please listen it. An electric dipole is placed an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience non-uniform electric field में dipole को रखा गया है, ठीक है, at an angle of 30 degree. एंगल ऑफ 30 डिग्री बोल के ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी आपके सामने है ये एक आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रेडियल आउटवर्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है, तो जिसके एंगल 30 डिग्री बोलने का मतलब ये होता है कि डायपोल मूवमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ये हम जानते हैं। क्लियर। और डायपोल मोमेंट हम ऐसा ले रहे हैं, मींस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स फील करेगा तो इस पर राइट हैंड साइड फोर्स फील लगेगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेगा तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, ठीक है। बट अगर हम पोजीशंस की बात करें तो प्लस क्यू जिस पॉइंट पर है, प्लस क्यू की पोजीशन अगर हम बात करें तो प्लस क्यू ए पोजीशन पर है, और ए पोजीशन पर वीक फील्ड है। वीक फील्ड मतलब रेयर फील्ड में है, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है। और अगर माइनस क्यू की बात करें तो माइनस क्यू जो है, माइनस क्यू एक ऐसे लोकेशन पे है जहां पर डेंसर फील्ड लाइंस हैं। माइनस क्यू बी रीजन में है, बी रीजन में डेंसर फील्ड लाइंस है, मतलब बी रीजन स्ट्रॉन्गर फील्ड का रीजन है, और ए रीजन में रेयरर फील्ड लाइंस हैं, डाइवर्जिंग है, ये वीकर फील्ड रीजन है। तो जहां फील्ड वीक होगी वहां फोर्स भी वीक होगा। और ये क्लियर हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी, तो हम इस ई वेक्टर को, ये तो यहां की बात हो गई, अगर हम इसे हटाई दें बेटर है। तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे आप बोल रहे हैं ई ए, और बी पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे आप बी बोल रहे हैं। और ये क्लियर है कि ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, और अगर ई बी ई ए से बड़ा है तो बी पॉइंट पर लगने वाला, बी पोजीशन पर लगने वाला फोर्स भी बड़ा होगा, क्योंकि हम फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल्स टू ई क्यू। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, तो फोर्स भी पता लग जाएगा। तो ई बी, क्योंकि डायपोल में पेयर ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो गई यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्स बी हो गया। तो अगर फोर्स ए निकालें तो फोर्स ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए और चार्ज प्लेस्ड एट ए। तो यहाँ पर ई ए क्योंकि वीक है, ई ए वीक फील्ड है, तो फिर चार्ज तो दोनों ही केस में सेम है, क्यू तो दोनों ही सेम है, क्योंकि डायपोल तो होता ही वो है जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो चार्ज तो दोनों केस में सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे ज़्यादा थी तो बी पे फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे वीक थी तो फोर्स भी ए पे कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सिंस ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, क्योंकि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रांग है, तो फिर बी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स भी ए पॉइंट पर लगने वाले फोर्स से स्ट्रांग होगा। मीन्स हम यहाँ कहना चाहते हैं कि बी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स वेक्टर बड़ा बनाया जाएगा, यानी कि फोर्स बड़ा होगा बी पॉइंट पर एफ वी, और ए पॉइंट पर लगने वाला फोर्स कम होगा। अब हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि इस पर लगने वाला, सिस्टम पर डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं होता। अब यहाँ पर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता। जबकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर, जैसे पोजीशन बी बोल दें, ऐसे पोजीशन ए बोल दें, तो पोजीशन बी के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन ए की किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के लगते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ऐसा होने से इस डायपोल पे लगने वाला फोर्स राइट हैंड साइड जितना है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड है, तो डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा ही जीरो होता है अगर हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो देखिए फोर्स के मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो इस पर नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है? तो नेट फोर्स पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग नेट फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन तो करेगा।
तो देखिए अब क्योंकि ये फोर्स ट्रांसलेशन, क्योंकि ये सिस्टम ट्रांसलेशन कर रहा है यानी कि इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो हमने लिखा नेट फोर्स इज नॉट जीरो। तो इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स को जीरो होना चाहिए। जब किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है तो हम उसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, लेकिन क्योंकि जीरो नहीं है तो हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि ये ट्रांसलेशन करेगा। क्लियर। अब टॉर्क की बात करते हैं। क्योंकि दोनों फोर्सेस की एफ ए फोर्स और एफ बी फोर्स, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है और फोर्स पेयर है ही हमारे पास, फोर्स पेयर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क भी लगेगा। और टॉर्क लग कैसा रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है। देखिए ध्यान से, ये वाला फोर्स अगर खींचा जाए और ये वाला फोर्स खींचा जाए तो क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ये क्लियर है कि क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है या कपल लग रहा है। तो यहाँ टॉर्क जीरो नहीं है, इसलिए हमने इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को भी कैंसिल किया हुआ है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसमें नहीं है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को भी कैंसिल किया हुआ है। अब क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश नहीं करता। रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो यहाँ ना तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। मींस यहाँ टॉर्क भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है, नेट दोनों लग रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है। ऑप्शन सी है अ ट्रांसलेशनल, ऑप्शन सी है अ टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स। तो दोनों अप्लाई हैं इसमें। अब हम बात करते हैं AIEEE 2009 के क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को नोट देखते हैं। अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्यूशन की फिगर है, क्वेश्चन की फिगर नहीं है, है ना। क्वेश्चन में तो सब लैंग्वेज में दिया गया है, तो मैं क्वेश्चन को फिर से बोलता हूँ। अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। अपोजिट कॉर्नर्स पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ले लिया ए साइड का, ठीक है। इसके अपोजिट कॉर्नर्स पर कैपिटल Q प्लेस है। अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। बाकी के जो दो कॉर्नर बचे हैं, अपोजिट कॉर्नर्स की बात करी थी तो हमने ये दोनों कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर लिया कैपिटल Q से। अब स्मॉल q बाकी के दो बचे हुए कॉर्नर्स पर रखा है, तो एक यहाँ हो गया, ठीक है। और साइड हमने स्क्वायर की a मान ली है। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं, ऑन कैपिटल Q इज जीरो। कैपिटल Q पे लगने वाले नेट फोर्स को जीरो बोल रहे हैं। अब आप ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर सेम आएगा। तो इस कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो बताया गया है, ठीक है। इस पे अगर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो पहले तो हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं। इसको मैं 1 पोजीशन बोल रहा हूँ, इसको 2 पोजीशन बोल रहा हूँ, इसको 3 पोजीशन बोल रहा हूँ, इसको 4 पोजीशन बोल रहा हूँ, जैसा मैंने लिया है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा करने से हमको नंबरिंग, हम चार्ज की बात कर पाएंगे कि 1 पोजीशन का चार्ज, 2 पोजीशन के चार्ज, मतलब नोटेशन हो गए। अदरवाइज ये सब आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं, हम तो पहचान नहीं पाएंगे। तो नंबरिंग करके हम बात कर पाएंगे इन क्वेश्चंस, इन चार्जेस पर, इसलिए नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 पोजीशंस के लिए। तो पोजीशन 1 पे कैपिटल Q है, पोजीशन 2 पे स्मॉल q है, पोजीशन 3 पे कैपिटल Q है, पोजीशन 4 पे कैपिटल स्मॉल q है। तो इसलिए हमने ये नंबरिंग कर दिया। देखते हैं अब वो कैपिटल Q पे लगने वाले नेट फोर्स को जीरो बोल रहा है। अगर कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो ये तो कंफर्म है। अब ये तो कंफर्म है कि ये दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये दोनों सेम है, सेम है तो इनमें रिपल्शन होगा, क्योंकि हम इस पे लगने वाले नेट फोर्स की जीरो बोल रहे हैं, इस वाले पे। तो ये हमारा टारगेटेड हो गया, इस पे ही फोर्स की बात करेंगे, यानी कि बाकी सारे चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इस कैपिटल Q पे इस कैपिटल Q ने फोर्स लगाया तो आउटवर्ड लगाएगा, रिपल्सिव। इस फोर्स को हम बोल देते हैं फोर्स एक्टिंग फ्रॉम 3 to 1, क्योंकि वेक्टर ड्रॉ होगा, रिपल्सिव है, आउटवर्ड ड्रॉ होगा। तो 3 से 1 की तरफ ड्रॉ किया जा रहा है, तो हम F31 ले रहे हैं। हम नंबरिंग दे रहे हैं, आप इसे 1 3 भी बोल सकते हैं, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये F31 एक फोर्स लग गया। अब अगर हम इस फोर्स को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको पता है कि कैपिटल Q पे नेट फोर्स जीरो बोला गया है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि इस कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। तो इस कैपिटल Q ने जो फोर्स लगाया वो तो आउटवर्ड लगा दिया। अब हमको कोई फोर्स इनवर्ड चाहिए। अगर ये इनवर्ड फोर्स नहीं हुआ तो इस फोर्स को कोई बैलेंस करके नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अब अगर ये फोर्स इनवर्ड है
तो ये फोर्स कैसे आएगा इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुने। ये तो श्योर हो गया कि ये दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के, तो रिपल्सिव हो गया, आउटवर्ड हो गया, क्योंकि ये तो सेम है, बोला है उसने कि कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू तो दोनों आइडेंटिकल ही हैं। अब इस कैपिटल क्यू पे इस स्मॉल क्यू का फोर्स रिपल्सिव नहीं हो सकता। क्यों? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसको प्लस लूंगा तो ये प्लस नहीं हो सकता। क्लियर? अगर इसको प्लस ले लिया तो ये तो प्लस हो गया क्योंकि ये तो सेम है, ठीक है, तो इसलिए रिपल्शन हो गया। लेकिन अब इसको प्लस नहीं ले सकते, क्यों? अगर इस स्मॉल क्यू ने रिपल्शन लगाया, अगर ये स्मॉल क्यू प्लस का ले लिया तो ये स्मॉल क्यू भी प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू इस पर रिपल्सिव लगाएगा, तो फिर ये स्मॉल क्यू भी इस पर रिपल्सिव लगाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि F31 के साथ एक फोर्स और इन्वॉल्व हो जाएगा जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, और इस तरह से इस पर फोर्स बढ़ जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये प्लस नेचर का फोर्स है तो ये माइनस नेचर का फोर्स है, और अगर ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं। माइनस होने से क्या होगा, ये माइनस इस पॉजिटिव पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये नीचे की तरफ लगा अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? और ऐसे ही ये फोर्स किस पे लग गया, क्यू पे, क्यू किस पोजीशन पे 1 से, तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं F1 से 2 की तरफ, ठीक है। ऐसे ही ये माइनस क्यू भी इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इसको नाम दे देते हैं हम 1 से 4 की तरफ लो, तो 1 से 4 की तरफ, तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन 1/4 अट्रैक्शन, दिस इज व्हाट द फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 अट्रैक्शन, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब इस कैपिटल क्यू पे बात करें तो इस कैपिटल क्यू पे 3 फोर्सेस हो गए, एक इस पेयर ने लगाया, एक इस पेयर ने लगाया और एक इस पेयर ने लगाया, जिसमें से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 45 डिग्री पे पैरेललोग्राम लॉ से। तो रिजल्टेंट को हम यहां पर एक फोर्स बोल देते हैं F वेक्टर, और ये रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, आगे देखें इसे। देखें हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, वही सेम जो हमने वहाँ डिस्कशन किया वही ये लगा हुआ है, तो ये फोर्स लग गया, इस पर लग गया। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना, और ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो F क्या है, ये इस फोर्स को, अब इन दोनों के बीच में जो लग रहा है उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं F वेक्टर, ठीक है। ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग F इज द रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F14। ये ट्राइंगल लॉ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि F जो है वो रिजल्टेंट है किसका, F12 एंड F14 का, ये वेक्टरली लिखा हुआ है यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखा हुआ है, या ट्राइंगल लॉ से बोल सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से बोला गया है। और ये कंफर्म है कि F12 और F14 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। क्यों? क्योंकि ये पेयर कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस दोनों के बीच का a, ये पेयर भी कैपिटल Q स्मॉल q, दोनों के बीच का डिस्टेंस a, तो चार्ज पेयर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा, इसलिए हमने लिख दिया दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन अलग अलग है, ये डाउनवर्ड है, ये माइनस y एक्सिस पे, ये माइनस x एक्सिस पे, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। अब हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे जाते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड हो गया F वेक्टर मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट इस साइड का स्क्वायर, मतलब ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 F12 F14 का मॉड cos 90, यानी कि जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बोलते हैं, वो हमने लिख दिया। बट यहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 है तो cos 90 पुट कर दिया, और cos 90 0 होता है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म। अब बचा अंदर केवल F12 का स्क्वायर और F14 का स्क्वायर, ये हमने पैरेललोग्राम लॉ लिख दिया है। आप इससे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे। तो अब अंदर बचा है F12 का स्क्वायर और F14 का स्क्वायर, तो मैं इसे आगे लिख देता हूं, दैट इज F12 का स्क्वायर प्लस F14 का स्क्वायर। हम मॉड एक बार ले चुके हैं, मॉड लेने के बाद हम उससे ऑर्डिनरी लेटर से लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी लेटर का मतलब मैं इस पर बार बार वेक्टर लगा के मॉड नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर लगा के मॉड लिखना या ऑर्डिनरी लेटर यूज करना एक ही बात होती है, तो मैं ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, एक ही बात होती है, तो बार बार नहीं लगा रहे हैं। तो अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F14 स्क्वायर बचा है, और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2F12 का स्क्वायर रूट के अंदर, जिसमें से F12 रूट के बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये आ गया F12 का मॉड,
ये आ गया मैग्नीट्यूड में, F12 रूट के बाहर आ गया, तो उसे F12 लिख दिया या F12 का मॉड लिख दिया की बात है, ये F वेक्टर मॉड आ गया, यानी कि आपके इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट फोर्स का। जो फोर्स F12 और F14 का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया √2 F12, और क्योंकि F12 की वैल्यू आपको पता है, F12 की वैल्यू लिखूँ तो F12 की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर, कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a स्क्वायर। तो F12 की वैल्यू पुट कर दी, √2 F12 की वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ऐसे क्वेश्चन 2 बोल दिया। क्लियर? तो ये तो पता लग गया कि ये फोर्स कितना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग गया। क्लियर? डायरेक्शन अपोजिट है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डायगनली लगी रहा है, डायगनली मतलब 45 डिग्री पे ये एक्ट कर रहा है, F31 45 डिग्री पे लग रहा है, और F जो है, F आएगा ही 45 डिग्री पे। क्यों आएगा F 45 डिग्री पे? हमको पता है, देखिए ध्यान से, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ, ये थीटा, ये एंगल थीटा निकालना चाहूँ, मुझे ये देखना है कि ये फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कितने एंगल पे लग रहा है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से देखना, मैं इस इतनी फिगर को अलग से बना रहा हूँ। ये फोर्स F14 का मैग्नीट्यूड है, ये F14 है, और ये फोर्स F12 है, ठीक है, और ये निकाला रिजल्टेंट फोर्स F, और ये आप डिटरमाइन करना चाहते हैं थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाऊं, तो यहाँ पर अगर tan थीटा, मैं यहाँ हटा रहा हूँ ये सब, tan थीटा लगाएं तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने वाली हम परपेंडिकुलर हो गई, तो अगर ये F12 है तो ये भी F12 होगा, पूरा पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है। और एंगल ये है थीटा, एंगल के सामने वाली हम परपेंडिकुलर हो गई, और ट्राइंगल ये हो गया, मैं इसको OAB बोल देता हूँ। तो परपेंडिकुलर किसे बोल रहा हूँ वो लिख देते हैं एक बार, AB, और बेस हो गया OA। तो परपेंडिकुलर इज AB, बेस हो गया OA। तो AB की वैल्यू कितनी है? AB इज F12, दोनों बराबर हैं, तो F12, ठीक है, और OA इज F14, और हम जानते हैं F12 और F14 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अभी हमने यहाँ लिखा हुआ था, हमको ये पता है F12 और F14 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कैंसिल होकर 1 दे देगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, और अगर tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 45 डिग्री पे है। तो ये क्लियर हो गया कि ये थीटा 45 डिग्री पे है, जो हमने डिटरमाइन कर लिया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों फोर्सेज एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ये 45 डिग्री पे जा ही रहा है क्योंकि डायगोनल पे जा रहा है, वो रिजल्टेंट से 45 डिग्री पे आ ही गया है, तो ये दोनों डायरेक्शन में तो अपोजिट हो गए। अब नेट फोर्स जीरो होने के लिए केवल उसने हमसे बोला कि नेट फोर्स जीरो करना है, तो ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे, तभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा क्यू पे, यानी कि 1 पोजीशन पर रखे हुए चार्ज कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स जीरो चाहिए। तो अब जीरो होने की कंडीशन भी है क्योंकि हमारे पास दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में तो आ गए, अब वही करना है, ठीक है। अब F31 का मैग्नीट्यूड और देख लें, F31 का इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स के पेयर के लिए आपने लिखा है, ये दोनों चार्जेस, ये फोर्स निकाल रहा हूँ इस ये वाले फोर्स की बात, F31 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू बाय दिस कैपिटल क्यू। तो पेयर ऑफ चार्जेस ये है, तो पेयर ऑफ चार्जेस में दोनों क्यू है तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो गया √2 है पाइथागोरस थ्योरम से। ये A है, ये A है, तो ये डायगोनल की लेंथ √2 होगी, √2A हो जाएगी तो √2A का स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता है कॉलम्स फोर्स में। तो ये F31 फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, इसे इक्वेशन 1 बोल दिया, और ये फोर्स आपके पास है ही जो इक्वेशन 2 लिखा हुआ है आपने। तो आपके पास इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है जो कि इक्वेशन 2 है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वेशन 2 पे है, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि आपने इक्वेशन 1 से लिख रखा है। अब आप चाहते हैं नेट फोर्स जीरो निकालना, नेट फोर्स जीरो बोला उसने, क्वेश्चन में बोला है इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो, अगर इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए तो फिर कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। अगर इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, कैपिटल क्यू पे लगने वाला 1 पोजीशन पे रखा हुआ कैपिटल क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, 1 पे या 3 पे, एक ही बात है, मैं 1 पे ले रहा हूँ, तो कैपिटल क्यू बाय क्यू स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा, वो सॉल्व करते हैं। देखें F1 हमको जीरो दिया गया है, F1 जीरो मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 इज जीरो, ये वेक्टरली लिखा गया है, वेक्टर मतलब वेक्टर कंसीडरेशन है, नल वेक्टर लिखा है,
ये हमको गिवन है कि नेट फोर्स ऑन वन, पोजीशन वन पे रखे हुए चार्ज, वन पे रखा हुआ चार्ज कैपिटल क्यू है, तो जो उसने बोला है वही हमने किया है। तो नेट फोर्स ऑन वन इज जीरो, तो वन पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, यानी कि उस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं उनका वेक्टर एडिशन जीरो हो जाएगा। F31 और F का ये दोनों फोर्स वेक्टरली ऐड किए हैं और ऐड करके जीरो लिख दिया। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। आप चाहते हैं कि F31 और F का रिजल्टेंट जीरो आ जाए, लिख दिया। इसका मतलब जब मैं इसे राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम केवल इसे मैग्नीट्यूड में लिखें तो इस रिलेशन को मैग्नीट्यूड में ऐसा लिख सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर लिख देते हैं, ये तो क्लियर है। तो हमने लिख दिया दैट इज 1 अपॉन, यहाँ कहाँ, यहीं लिख देते हैं। चलो अब हम इसी रिलेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, F31 की वैल्यू कितनी है? F31 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, रूट टू ए का स्क्वायर ओपन कर दिया तो 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू ये तो F31 की वैल्यू पुट कर दी आपने। अब इक्वेशन 2 से आप F की वैल्यू भी पुट कर दें, F की वैल्यू इक्वेशन 2 से मिलेगी, ये लिखा है F की वैल्यू इक्वेशन 2 से, तो ये हो गया रूट 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट से 1 अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट। और हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट से 1 अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट कैंसिल, क्यू से क्यू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, फाइनली वी गेट कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 2 रूट 2। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड का रेशियो हो गया, जैसा क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा तो हमने एक पार्ट कर लिया जैसे कि उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो आ गया और ये पता लग गया कि जो कैपिटल क्यू है दैट मस्ट बी 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। और हमको ये क्लियर है कि कैपिटल क्यू हमने वर्टिसेस से प्लेस किए हुए हैं। ये पोजीशन 1 बोली है, यहाँ स्मॉल क्यू है, पोजीशन 2 बोली है, यहाँ कैपिटल क्यू है, पोजीशन 3 बोली है, और यहाँ स्मॉल क्यू है, पोजीशन 4 बोली है। अब हमको केवल इसमें ये देखना है कि सॉल्यूशन में जैसे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू में रेशियो तो पता लग गया, बट नेचर का रिलेशन और पता लग जाए। ठीक है, देखते हैं क्या है। अगर ये चार्ज कैपिटल क्यू है, इस पॉइंट पर पोजीशन 1 पर रखा हुआ चार्ज कैपिटल क्यू है, हम साइड में लेते हैं, पोजीशन 1 पर रखा चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इस कैपिटल क्यू पे ये वाला कैपिटल क्यू तो रिपल्शन लगाएगा, ये तो श्योर है, क्योंकि ये तो सेम नेचर के, अगर आपने इस कैपिटल क्यू को प्लस ले रखा है तो ये कैपिटल क्यू भी प्लस ही होगा, तो रिपल्शन लगेगा। इन केस आपने इस स्मॉल क्यू को भी प्लस ले लिया, अगर हम स्मॉल क्यू को प्लस ले लें तो स्मॉल क्यू भी इसको रिपेल ही करेगा, और ये प्लस ये वाला, अगर ये स्मॉल क्यू है तो ये स्मॉल क्यू प्लस का लिया तो ये स्मॉल क्यू भी प्लस का हो जाएगा, तो ये भी रिपेल करेगा। और ऐसा करने से इस कैपिटल क्यू पे, ये वाला जो कैपिटल क्यू है जिस पर नेट फोर्स 0 पूछा गया, ये कंडीशन नेट फोर्स 0 से ही आई है, इस कैपिटल क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैपिटल क्यू ने कैपिटल क्यू पे जो डायगोनल फोर्स लगाया है, इनफैक्ट उसके साथ ये दोनों जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस स्मॉल क्यू का और स्मॉल क्यू का, इसका रिजल्टेंट भी आ जाएगा, वो भी इसी के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो इनफैक्ट कैपिटल क्यू पे लगने वाला फोर्स वन साइडेड हो जाएगा, इनफैक्ट डायगोनल के अलोंग लगेगा, और ये रेस्ट में नहीं आ सकता, इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। क्लियर? और इसी को नेट फोर्स को 0 करने के लिए फिर क्या हो सकता है कि अगर आपने कैपिटल क्यू को प्लस का ले लिया है तो फिर इसको माइनस क्यू का होना चाहिए, और माइनस क्यू से के होने से क्या होगा, इस कैपिटल क्यू को ये वाला माइनस क्यू, अब ये वाले फोर्स हम हटा देते हैं जो प्लस की वजह से कंसीडर किए थे, ये माइनस क्यू उस कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही ये वाला भी, अगर ये माइनस क्यू ले लिया स्मॉल वाला स्मॉल क्यू, तो ये वाला भी माइनस का ही हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू भी इस कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट करेगा, और अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। क्लियर? तो ये कंफर्म हो गया कि कैपिटल क्यू के पेयर का नेचर कैपिटल क्यूज
and small q's should be opposite in nature, then only the net force on the capital Q is 0. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझ गए हैं कि रिलेशन से, तो हम यहाँ पर माइनस, ये कंसीडरेशन है, ये हमको डायग्राम के लॉजिक से लगाना होगा कि ये क्लियर है कि फिर ये अपोजिट इन नेचर होने चाहिए. इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. देखें, कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू -2√2 है. मैं स्मॉल q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2√2 स्मॉल q. अगर हम स्मॉल q प्लस का लेते हैं, लेट द स्मॉल q इज प्लस, तो स्मॉल q प्लस का लेते हो तो कैपिटल Q ऑटोमेटिकली नेगेटिव का हो जाएगा. और अगर आपने स्मॉल q नेगेटिव का ले लिया तो कैपिटल Q पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल q नेगेटिव का लोगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव का. और कितने टाइम्स रहेगा, ये रहेगा -2√2 टाइम्स ऑफ प्लस q. एंड नाउ इट इज, जब आप माइनस का q लोगे तो ये माइनस का 2√2 टाइम्स तो रिलेशन है ही, तो जब आप माइनस का लोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर इस वाले को प्लस का बना देगा. तो इससे क्लियर होता है कि अगर आप स्मॉल q नेगेटिव का लेते हैं तो कैपिटल Q पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर स्मॉल q पॉजिटिव का लेते हैं तो कैपिटल Q नेगेटिव हो जाएगा. तो ये क्लियर है, जो हमारा कंसीडरेशन, जो हमने कंसीडर किया कि यस कैपिटल Q और स्मॉल q अपोजिट इन नेचर होना चाहिए, तो वो क्लियर हो गया है. वो एक्सपेरिमेंटली सेट भी हो रहा है कि हाँ ये अपोजिट इन नेचर होना चाहिए, कैपिटल Q और स्मॉल q. और ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन तो आ गया, मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन होना चाहिए और नेचर में ये रिलेशन होना चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग डिस्कस हो गई हैं. तो इसका एनसीआर, इसके AIEEE के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन हो गया ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, -2√2. नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2010 का है, 2010 का, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है. अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज q, सेमी सर्कुलर रिंग दी गई है, हैज़ रेडियस q और हैज़ रेडियस r, और उस पर एंड द पॉजिटिव चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O इज, हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज Q है, इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर, जैसे हम O से नोट कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस चार्ज की वजह से. दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट इट बी पॉजिटिवली चार्ज दिया है और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस सेमी सर्कुलर जो रिंग ली है उसने, उसका रेडियस r है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. कैसे करते हैं वो देखिएगा ध्यान से. ये हमने रिंग बना ली, ये रीप्लॉट कर रहे हैं. यहाँ पर इस रिंग पर हमने यहाँ पर कहीं एक एलिमेंट्री पीस ले लिया, एलिमेंट्री पीस, एलिमेंट्री लेंथ dl मतलब इन्फाइनेटली छोटी सी लेंथ dl. और ये जो हमने एलिमेंट्री लेंथ ली है वो इस तरह से ली है कि वो अभी x एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे है, x एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे है. देखिए हमने यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यानी कि सेंटर से दो एक्सिस बना ली, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, और आपने x एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर एक एलिमेंट्री पीस लिया है जिसकी लेंथ dl है, और उस एलिमेंट्री लेंथ dl की वजह से आप इस लेंथ dl पे अपना एक चार्ज होगा. अगर हम इस dl लेंथ की बात करें तो इस dl लेंथ पे भी चार्ज होगा, क्योंकि छोटी सी लेंथ है तो उस पर छोटा सा चार्ज तो होगा ही. तो इस पर dl पे हमने एक एलिमेंट्री चार्ज मान लिया, लेट द चार्ज इज dq इज द चार्ज ओवर दिस एलिमेंट्री लेंथ, क्लियर. एंड दिस एलिमेंट्री लेंथ इज एट एनी एंगल थीटा फ्रॉम द x एक्सिस. क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि dq पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आउटवर्ड ड्रॉ की जाएगी. तो हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ड्रॉ कर दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नोटेशन दे रहे हैं DE. और हमको अच्छे से पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आउटवर्ड ड्रॉ करी जानी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, और अगर हम वर्टिकली अपोजिट के कॉन्सेप्ट से चलें तो ये एंगल थीटा पे है, वो हमने ड्रॉ कर दिया. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा वर्टिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट से. क्योंकि आपने एलिमेंट्री चार्ज लिया था तो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटा सा चार्ज छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर.
अगर हम इस एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करें तो हमको पता है कि इस एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि एंगल जो है वो इस एक्सिस से बन रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा ऊपर बनेगा और डी साइन थीटा नीचे बनेगा। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया डी ई साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा। क्लियर? अगर हम बिल्कुल ऐसा ही एक पीस यहां पर कंसीडर करें, बिल्कुल ऐसा ही डीएल लेंथ का, तो उसके पास भी चार्ज डी क्यू ही होगा और ये डिस्टेंस भी आर ही होगी और ये एंगल भी हम यहां से थीटा ही ले रहे हैं सिमेट्री के लिए। सॉल्व करने का तरीका है। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर डी। इसके भी दो, अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दो अपोजिट डायगोनली दो सिमेट्रिक पीस लिए हैं। ठीक है, यहां से भी थीटा एंगल पे तो यहां से भी थीटा एंगल पे, तो और सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है, सब कुछ सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। तो ये कंफर्म हो गया कि जितना मैग्नीट्यूड इस डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये दो कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव वाई एक्सिस पे हैं। दैट मीन्स इस पीस की वजह से इस डी का वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डी का वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहां पर हमको मिलने वाला है 2d साइन थीटा। क्लियर? और ये जो 2d साइन थीटा आया है, इस 2d साइन थीटा में दोनों कंपोनेंट का दोनों एलिमेंट्री पीस का रोल है। दोनों एलिमेंट्री पीस की वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एडेड है। क्लियर? अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये हमने 2d साइन थीटा लिख दिया। अब उससे पहले हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। ये जो हमने एलिमेंट्री पीस बनाया है dl, अगर हम इसकी पिक्चर में जाएं डिटेलिंग में, ध्यान से सुनना, इस dl की अपनी कुछ थिकनेस तो होगी और अगर अपनी कुछ थिकनेस होगी तो इसके इस वाले एंड से, देखिए मैं इसको अलग से बना रहा हूं, इसी फिगर को अलग से बनाया है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि सेंटर O से r डिस्टेंस पे आपने एक पीस लिया है जिसकी लेंथ dl है। तो dl है तो उसकी अपनी कुछ थिकनेस तो होगी और ये जो dl है ये x एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे लिया गया है। मैं इतनी सी पिक्चर की अलग से बात कर रहा हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं इतना सा फिगर हमने अलग से बनाया है। तो ये जो आपने r लेंथ पर ये जो dl कंपोनेंट dl पीस कंसीडर किया है, ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस ये r है। ठीक है, और कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो ये तो कंफर्म है कि जैसे जैसे हम घूमेंगे हमारा एंगल चेंज होगा, एंगल बदलेगा। तो ये भी कंफर्म है कि इस डीएल थिकनेस के पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दोनों पे एंगल अलग अलग होगा। मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट बी की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि इसके अपने कुछ थिकनेस तो है। तो ये थिकनेस एक्स एक्सिस से कुछ और एंगल बनाएगी, ये पॉइंट ए का कुछ और एंगल होगा, पॉइंट बी का कुछ और एंगल होगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ कोन जैसा दिखेगा, ऐसा ट्रायंगुलर शेप। तो ये एंड ए और एंड बी, एंड ए और बी के केस में भी, एंड अगर ए की बात करें तो एंड ए का एंगल तो थीटा है, लेकिन अगर आप जब डीएल थिकनेस क्रॉस करोगे, जब आप डीएल थिकनेस लोगे तो आपका एंगल भी चेंज हो जाएगा। जब आप बी पे पहुंचेंगे बी पे, तो बी पे एंगल फॉर्म होगा डी थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथ लिए तो थोड़ा सा यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे। तो ये एंगल फॉर्म होगा, यानी कि ये थिकनेस कुछ एंगल तो फॉर्म करेगी सेंटर पे। तो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रही है वो डी थीटा एंगल फॉर्म करेगी। मीन्स ए और बी के बीच में अगर हम एंगुलर सेपरेशन पूछें, ए पोजीशन और बी पोजीशन के बीच में, ए पोजीशन और बी पोजीशन के बीच में, यानी कि डीएल लेंथ की एंगुलर सेपरेशन की बात करें तो वो डी थीटा होगा। और बी पॉइंट पर अगर एंगल पूछे, बी पॉइंट पर एंगल पूछे तो बी पॉइंट पर एंगल होगा थीटा प्लस डी थीटा। ए बी के बीच में डी थीटा होगा, ए बी के बीच में डी थीटा होगा एंगल, ए पे एंगल थीटा होगा और बी पे एंगल थीटा प्लस डी थीटा होगा, यानी कि ए और बी के बीच में एंगुलर सेपरेशन डी थीटा का होगा। क्लियर? और ये लेंथ आर है तो ये लेंथ भी आर ही होगी, ये तो श्योर है कि ये रेडियस ही है। तो ये ए पॉइंट से सेंटर से ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से ए की डिस्टेंस आर है,
तो O से B की डिस्टेंस भी R ही होगी, ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर क्योंकि एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, देखें ध्यान से, हम यहाँ पर रिलेशन लगा रहे हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर हम एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लगा रहे हैं तो एंगल बना है यहाँ पर डी थीटा, और आर्क की लेंथ है dl, आर्क है dl और रेडियस है r। तो ये क्लियर हो गया कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस में डी थीटा इक्वल्स टू dl बाय r लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dl इक्वल्स टू r डी थीटा हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अभी हम बात करेंगे 1 और 2 की, पहले इतना समझ लें। dl इक्वल्स टू r डी थीटा हो गया, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम वापस आते हैं, ये हम समझ लेते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे बात करते हैं, देखें ध्यान से। अगर आप इस पूरी रिंग की वजह से, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। ये तो क्लियर है कि केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही रोल प्ले करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अगर आप दो एलिमेंट कंसीडर करके चलेंगे, दो एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट राइट वाले रीजन में ये वाला और एक एलिमेंट लेफ्ट वाले रीजन में ये वाला, अगर हम दो एलिमेंट लेके चलें, क्लियर, तो फिर हमको इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से π/2 और 0 से π/2 दो रोल प्ले करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए इस वाले पीस से अगर आप इस वाले पीस को भी इन्वॉल्व करेंगे तो ये 0 से π/2 चलेगा, और इस वाले पीस की बात करें तो ये 0 से π/2 चलेगा। तो ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप एक ही पीस से करना चाहते हैं, एक ही पीस, यानी कि आप 2d sin थीटा ना लिख के d sin थीटा लिखें, तो फिर आपको लिमिट देनी पड़ेगी 0 से π एंगल में अगर बोलूं तो फिर आपको 0 से π लिमिट देनी होगी। तो ये एक ही पीस यहां से फॉर्म होना शुरू होगा, यहां पर 90 बनाएगा और यहां तक 180 बना देगा। मतलब ये पीस यहां से यहां पर बनना शुरू होगा और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड रोल प्ले करेगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे पीस अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते चले जाएंगे, जिनमें वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होते चले जाएंगे। यानी कि कहना का मतलब ये है कि इस वाले रीजन का फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस सेकंड क्वाड्रेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि अभी हो गए d cos थीटा से d cos थीटा, क्लियर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के वर्टिकल कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ऐड होते चले जाएंगे और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स का रोल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का रोल नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। तो हमने एक ही एलिमेंट ले रखा है, एक ही एलिमेंट ले रखा है, तो एक ही एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आपको d sin थीटा को इंटीग्रेट करना होगा और फिर आप इंटीग्रेशन की लिमिट देंगे, क्योंकि ये d sin थीटा तो केवल एक ही एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है, ठीक है। और जब आप इसे लिमिट दे देंगे तो ये एलिमेंट यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ तक चल पहुँचेगा और सारे वर्टिकल कंपोनेंट ले आएगा, क्योंकि आपने वर्टिकल कंपोनेंट पे इंटीग्रेशन लगाया तो वर्टिकल कंपोनेंट ही ऐड करेगा ये, क्लियर। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यानी कि आप कहना चाहते हैं आप वर्टिकल कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को जोड़ रहे हैं। और अगर आपने सारे वर्टिकल कंपोनेंट को जोड़ दिए, जैसे दो कंपोनेंट से 2d sin थीटा आया था, ऐसी चार कंपोनेंट से 4d sin थीटा आएगा, और ऐसे आप सारे वर्टिकल कंपोनेंट को जोड़ रहे हैं तो आपने ये लिख दिया इंटीग्रेशन का साइन। तो इंटीग्रेट करके आप सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को जोड़ रहे हैं और ये क्वेश्चन 1 हो गई। और अगर आपने सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को जोड़ दिया तो सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगी, और क्लियर है ये वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से ही है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, अगर डी की वैल्यू पुट करें तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी वो देख लें फिगर के अकॉर्डिंग। केवल डी अगर हम निकालना चाहें तो डी निकालने की हमको ये पता है कि इस पीस पर चार्ज कितना है, इस पीस की लेंथ कितनी है dl, ठीक है, और dl लेंथ है तो उस पर चार्ज कितना लिया था हमने dq, तो dq इज द चार्ज ओवर दैट लेंथ। तो इंटीग्रेशन और d की वैल्यू करें, अगर हम एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, d की बात कर रहा हूँ, d मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो d इक्वल्स टू 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू कितनी है, इस पीस पे AB पे कितना चार्ज है dq, तो dq पुट कर दिया, और dq से मतलब चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, तो आपने रेडियस लिख दिया तो आपको d की वैल्यू मिल गई। तो d की वैल्यू हो गई 1/4πε0 dq/r²। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, इसे इक्वेशन 1 बोला है हमने, इस इक्वेशन पुट कर दिया आपने d की वैल्यू, तो एक्सप्रेशन हो गया E इक्वल्स टू 1/4πε0 dq/r² sin थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गई, क्लियर। इस पूरे इंटीग्रेशन के साइन में से 1/4πε0 और r² कॉमन आ जाएगा, ये दो टर्म तो कॉमन ही आ जाएंगी,
ठीक है, तो अब हम इक्वेशन 2 तक आ गए, आगे बात करते हैं। देखें अब इस इक्वेशन 2 में यहाँ पर लिखा है डी क्यू की वैल्यू चाहिए। डी क्यू मतलब वो चार्ज जो इसके पीस के ऊपर स्प्रेडेड है। डी क्यू डी एल लेंथ पर जो चार्ज स्प्रेडेड है वो डी क्यू है, और डी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखें हमने ये डी एल तो निकाल ही लिया, एंगल इक्वस टू आर का अपॉन रेडियस से लेंथ तो निकाल ली, लेंथ की वैल्यू आर डी थीटा। और क्योंकि इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इट इज व्हाट चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को क्या पढ़ा जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द गिवन लेंथ, यू विल गेट द चार्ज ओवर दैट एलिमेंट्री लेंथ। क्लियर? तो ये आपको डी क्यू निकालने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए और डीएल लेंथ पता होना चाहिए, जिस लेंथ की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन यूज कर लिया, डी क्यू इक्वल्स टू होता है लैम्डा डीएल, यूनिटरी मेथड है। डीएल की वैल्यू आप निकालना है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से, कि आर्क कितना है, यानी कि वो डीएल लेंथ कितनी है, ये येलो वाली। तो डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा है, तो आपने डीएल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 3 पुट इन 4, इक्वेशन 3 को आपने 4 में पुट कर दिया तो डीएल पुट हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा, और डीएल की वैल्यू पुट हो जाएगी तो लैम्डा आर डी थीटा। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में हमको क्या मिल गया, डी क्यू की वैल्यू मिल गई, चार्ज की वैल्यू मिल गई, किस टर्म्स में, एंगल की टर्म्स में। क्लियर? अब हमको ये एंगल की टर्म्स में मिल गई है, एंगल की टर्म्स में मिल गई तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेंट तो ये है साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कैसे, जब आप इस इक्वेशन 5 को पुट करेंगे 2 में, तो हमने यहाँ पर किया है पुट 5 इन इक्वेशन 2। ठीक, अगर हम इक्वेशन 5 को 2 में पुट कर देंगे तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा आर डी थीटा। तो यहाँ लैम्डा आर डी थीटा आ जाएगा। देखिए हमने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा अपॉन ये आर स्क्वायर एज इट इज, और वहाँ साइन थीटा। तो आर से आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में रह जाएगा केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाय आर साइन थीटा। और ये हमको क्लियर है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एक पीस की चार्ज डेंसिटी सेम होगी। मींस अगर 1 सेंटीमीटर में 2 कूलम है तो अगले 1 सेंटीमीटर में भी 2 कूलम होगा, और ऐसा होने से लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। तो लैम्डा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया, और आर भी पता है सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है तो वो भी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह गया, एक साइन थीटा और एक विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर? और इंटीग्रेशन हम कहां से कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। मैं अभी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन बना रहा हूं। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सप्रेशन मतलब किसी भी आर्क के लिए आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें कुछ डेटा डालेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लिमिट ले रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2। यूनिवर्सल एक्सप्रेशन का मतलब आपको समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। हमारा कहना यह है कि हम किसी आर्क की बात कर रहे हैं, ये आर्क ले लिया, आर्क, ये सेमी सर्कुलर रिंग नहीं ले रहा हूं, कोई आर्क ले रहा हूं, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट O हो गया, और यहां पर ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, और ये सेमी सर्कुलर आर्क में आप ये पॉइंट A ले रहे हैं और ये पॉइंट B ले रहे हैं। मैं ऐसे A और P ना लेके इसे नाम बदल देता हूँ, नहीं तो आप A और B वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। C और D ले लेते हैं। ठीक है, अब C और D के बीच में हम एक DL लेंगे, मतलब वही कॉन्सेप्ट। क्लियर? हम पूरा ऐसे ही प्रोसेस कर रहे हैं, सेम सब कुछ एक किया है। आपने कहा हम ऐसा लेंगे, ये एक्स एक्सिस बनेगी, ये वाई एक्सिस बनेगी, फिर आप एक पीस यहाँ पर लेंगे, एक पीस यहाँ पर लेंगे, इस पीस के वर्टिकल कंपोनेंट और इस पीस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे, इस पीस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस पीस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सब कुछ ऐसे इट इज। बट ये एक्सप्रेशन अभी मैं आर्क के लिए ले जा रहा हूं क्योंकि मैं इसे एंगल थीटा 1 से थीटा 2 के लिए ले जा रहा हूं। लेकिन अगर इसमें बात करूं तो इसमें एंगल 0 से पाई लिखा जाएगा, क्योंकि जब ये पीस यहां पर आएगा, अभी तो ये पीस थीटा एंगल पे है तो एक्सप्रेशन में साइन थीटा डी थीटा लगा, लेकिन आप कह रहे हैं इंटीग्रेट करो थीटा 1 से थीटा 2 तक। थीटा 1 से थीटा 2 का मतलब आप दो एंगल्स के बीच में से पूरा इसको घुमाएंगे, इस पीस को, एलिमेंट्री पीस को। तो जब आप थीटा 1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये एलिमेंट्री पीस यहाँ आ जाएगा, और जब आप थीटा 2 की वैल्यू पाई पुट करेंगे, पाई, तो इस एलिमेंट्री पीस को 0 से पाई घूमना होगा, और ये इंटीग्रेट कराएगा पूरे वर्टिकल कंपोनेंट्स को।
ठीक है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए पुट करें डेटा तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू पाई पुट कर देते, लेकिन मैं आपको एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन, ताकि अगर आर्क का क्वेश्चन दे दे वो आपको, तो कोई आर्क दे दे जिसमें थीटा 1 और थीटा 2 दे दे, तो फिर आप इसे यूनिवर्सल एक्सप्रेशन को यूज कर पाए। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक फार्मूला बना लाएंगे, उस फार्मूला में इस फिगर के अकॉर्डिंग डेटा पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इस डेटा फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम इस फिगर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, ध्यान समझिएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस थीटा, लिमिट हो गई थीटा 1 से थीटा 2। अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाय आर स्क्वायर, आर एज इट इज है। थीटा की वैल्यू अपर वैल्यू कॉस थीटा 2 है और थीटा की लोअर वैल्यू थीटा 1 है, तो इसकी अपर वैल्यू पुट करी तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा 2, अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस लोअर लिमिट कितनी है थीटा 1, तो ये थीटा 1 पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन माइनस कॉस थीटा में। तो माइनस कॉस थीटा में थीटा 2 पुट किया तो ये माइनस का कॉस थीटा हुआ, तो ये लिखा अपर लिमिट, माइनस का कॉस थीटा 1 दैट इज लोअर लिमिट। क्लियर, रीअरेंज कर दिया है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 आगे लिख दिया और ये नेगेटिव कॉस थीटा 2 है तो उसे पीछे लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया यूनिवर्सल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन इसके लिए है, ये मैंने इसे बीच में ही चेंज कर दिया, अगर मैं इसे 0 से पाई लिख दूंगा तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फिर हमेशा आपको वो एक ही आंसर जो इसके लिए बनेगा वो याद रखना होगा, लेकिन मैं आपसे यूनिवर्सल एक्सप्रेशन बना रहा हूं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन देगा तो आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं इस पर, क्वेश्चन और भी देखेंगे। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा आर, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब ये एक्सप्रेशन यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है, किसी भी फिगर पर लगेगा, लेकिन अभी ये इस पर बना दिया मैंने। आपको जिस तरह की फिगर दे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा पुट कर देंगे। अगर वो आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दे देगा तो आप इसकी लिमिट यहाँ थीटा 1 की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी कि 0, और थीटा 2 की जगह पाई पुट कर देंगे। लेकिन अगर उसने रिंग का भी आपको क्वार्टर दिया है, 1/4 ऑफ द रिंग दी है, तो फिर 1/4 ऑफ द रिंग का मतलब आपको केवल इतना सा पीस देगा, एक क्वार्टर, और अगर यानी कि कोई भी एक क्वाड्रेंट। तो अगर ऐसा दिया है तो आप इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू π/2। तो मैंने आपसे कहा कि ये यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब वो इस फिगर को स्प्रेड करके, मतलब इस सी पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस पर रख देगा तो ऐसा हो जाएगा, इस सी पॉइंट, जैसे इस सी पॉइंट को पूरा आर्क बना दे, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अगर वो इसी आर्क को सेमी सर्कल बना दे तो ये सी वाला पॉइंट 0 डिग्री पे आ जाएगा, और जो डी वाला पॉइंट है वो 180 डिग्री पे आ जाएगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये क्लियर है। तो अभी सी कितने पे है, थीटा 1 पे है, और डी कितने पे है, थीटा 2 पे है, ये बनाया थीटा 2। और अगर डी पॉइंट यहां आ जाएगा तो थीटा 2 की वैल्यू, डी पॉइंट अगर यहां आ जाएगा तो थीटा 2 की वैल्यू 180 हो जाएगी, और अगर सी पॉइंट यहां आ जाएगा एक्स एक्सिस पर तो थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वो जब हमें करना होगा हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो इसे 1/4 रिंग बना दे तो 1/4 रिंग बनाने के लिए सी को वो एक्स एक्सिस पर लाएगा, तो ये हो गया सी पे, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 हो गई, और ये थीटा 1 तो 0 हो गया क्योंकि सी को तो एक्स एक्सिस पर ला के रख दिया। डी को ले जाके वाई पर रख देगा, तो अगर डी पॉइंट को ले जाके वाई पर रख देगा तो थीटा 2 की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो फिर इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन भी हो गया। ये आगे देखते हैं। तो E = 1/4 पाई, ये यूनिवर्सल एक्सप्रेशन हो गया। आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें। आगे बात करते हैं, थीटा 1 की वैल्यू हम पुट करते हैं। थीटा 1 की वैल्यू हमने यहाँ क्या पुट करी, अगर इस फिगर पे चला, ये तो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, फिगर आपको बता दी, सारे कॉन्सेप्ट करा दिए। इफ थीटा 1 = 0 कर दे, इस फिगर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी कि वो इस आर्क को सेमी सर्कुलर रिंग बनाना चाहता है, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो हमने पुट कर दी थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू 180। ऐसा पुट करने से क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 cos 0 हो जाएगा और यहाँ 180 पुट हो जाएगा तो cos 180 हो जाएगा। cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है, तो -1 ये होगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है तो ये ब्रैकेट 2 दे देगा। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 लैम्डा बाय r। तो एक्सप्रेशन हो गया E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r फॉर दिस सेमी सर्कुलर रिंग ओनली। अगर हमें सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए एक्सप्रेशन हो गया E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसी एक्सप्रेशन में एक बात और करते हैं, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैं आपको और समझा दूं इसमें। अब ये आपको क्लियर है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो ई आ रही है, ई वेक्टर इक्वल्स टू, मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि आपके सारे डी ई साइन थीटा जुड़ गए हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने भी डी साइन थीटा बनेंगे वो सारे जुड़ गए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन काम ही यही होता है, जोड़ना। अब आपको ये वर्टिकल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नेट, यानी कि इट इज व्हाट, ई इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस से मिल गई, ठीक है। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस से मिल गई, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस से मिली है, तो वेक्टरली अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखें तो हम इसे लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस का जे कैप। वेक्टरली अगर लिखेंगे तो इसका एक फॉर्मेट और हो सकता है, वो भी समझे। क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो इस पर पूरी सेमी सर्कुलर रिंग पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको क्यू दी है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ तो सेमी सर्कुलर रिंग की लेंथ होगी पाई आर, हाफ ऑफ द रिंग की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। हम क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं तो उसकी लेंथ हो जाएगी पाई आर। तो अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालें, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो यहाँ पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू, और लेंथ कितनी है पूरी, पाई आर। तो ये हो गया क्यू बाय पाई आर। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमको क्यू बाय पाई आर। अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेशन को लेना चाहते हैं, लैम्डा की टर्म्स में लेना चाहते हैं, तो ये रहा। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन को चार्ज की टर्म्स में लेना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमको चार्ज ही दिया है, उसने हमसे कहा है, उसने हमको ये बोला है कि इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसने हमको ये नहीं बोला कि जो इस पे सेमी सर्कुलर रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अगर वो हमको लैम्डा देगा तो हम एक्सप्रेशन को लैम्डा में उसको आंसर देंगे। अगर उसने हमको क्यू में आंसर क्वेश्चन दिया है तो हम आंसर क्यू में देंगे। क्लियर? तो लैम्डा में नहीं दिया है, लैम्डा में आ गया, हमने निकाल लिया। और अगर हम उसे क्यू में जवाब देना है तो लैम्डा की वैल्यू अब क्यू बाय पाई आर पुट कर देंगे। तो जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ क्यू बाय पाई आर पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देख लें। तो एक्सप्रेशन ई इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू क्यू बाय पाई आर, क्यू बाय 2 पाई तो ये पहले से है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू क्यू बाय पाई आर पुट करेंगे तो ये पाई आर और आ जाएगा। तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई क्यू बाय पाई आर, और 2 पाई ये वाला एप्सिलॉन नॉट आर माइनस का जे कैप, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन हो गया ई वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर माइनस का जे कैप। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, दैट इज 2010 के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन है माइनस का आंसर हो गया इसका सी इज द आंसर। सी आंसर में है क्यू 2 पाई एप्सिलॉन। सी आंसर में ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, मतलब माइनस जे कैप नहीं लिखा है, माइनस यहाँ लिखा है और यहाँ जे कैप लिखा है, एक ही बात है। तो ऑप्शन है माइनस क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अच्छा सॉरी आर स्क्वायर भी तो होगा, ये आर इस आर से मल्टीप्लाई, यस ये आर इस आर से मल्टीप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर जे कैप। तो ऑप्शन है इसका सी, माइनस का क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जे कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जेई 2017 का क्वेश्चन है, ऑफलाइन का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ अ फिक्स्ड डायपोल मोमेंट पी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका डायपोल मोमेंट दिया है पी, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विच मेक्स एन एंगल थीटा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है पी, जिसका एंगल थीटा दिया है एक्स एक्सिस के, हम इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे है। When subjected to an electric field E1 vector equals to EI cap, तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो E1 वेक्टर दी है, EI कैप, आई कैप लगाए तो ये क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग दी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये आई कैप। ठीक है, यहाँ पर E1 भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आई कैप। ठीक है, तो E1 भी लिखा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन में E दिया है तो हम ई ही लिख रहे हैं। ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड ई हो गया उसका। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क टाउ 1 इक्वल्स टू टाउ के कैप। और अगर वो इस तरह से रखा जाता है, यानी कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर रखा जाता है, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है टाउ 1 वेक्टर इक्वल्स टू टाउ 1 के कैप। ऐसा उसने हमको दिया है कि वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। यस, ये टॉर्क दिया है, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो टाउ 1 वेक्टर इक्वल्स टू टाउ 1 के कैप व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, वहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक और मतलब पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी है और नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी है, इंट्रोड्यूस कर दी है E2। और नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड के √3 टाइम्स है और बट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमने E1 हटा दिया और E2 इंट्रोड्यूस कर दिया और E2 की वैल्यू जो है वो E1 की √3 टाइम्स है बट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं किया, डायपोल मोमेंट अभी भी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर रखा है। तो अगर एक्स एक्सिस से डायपोल मोमेंट थीटा एंगल पर रखा है तो वाई एक्सिस से डायपोल मोमेंट का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? और इस पर टॉर्क, अब इस केस में उसने हमको टॉर्क दिया है कि वो जो टॉर्क लग रहा है इस केस में, इस पेयर में जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क प्रीवियस केस के टॉर्क का जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। यानी कि उसने हमको ये गिवन है, ये दिया है टाउ 2 वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टाउ 1 वेक्टर। क्लियर? और हमसे पूछा गया ये एंगल थीटा क्या था, कितना होगा। बात करते हैं, ध्यान से समझिए इसको क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे केवल ये बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पेयर के केस में यहाँ पर जो पेयर फॉर्म हो रहा है P वेक्टर और E1 वेक्टर केस में जो टॉर्क लग रहा है उसको वो टाउ 1 वेक्टर बोल रहा है, और इस पेयर में E2 वेक्टर और P वेक्टर के केस में जो टॉर्क लग रहा है वो टाउ 2 वेक्टर है। और दोनों टॉर्क्स में वो रिलेशन बोल रहा है, दोनों टॉर्क्स में रिलेशन ये है कि टाउ 2 वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ टाउ 1 वेक्टर है, ऐसा उसने बोला है। तो वो ये जानना चाहता है कि अगर मैं ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जबकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड √3 टाइम्स ऑफ E1 है, तो उसका क्वेश्चन ये है कि वो जानना चाहता है कि दोनों टॉर्क अगर इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन हो जाए अपोजिट में, तो ऐसा करने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो हमको क्लियर है कि अगर हम P क्रॉस E करें, ध्यान से समझेंगे, P क्रॉस E, अगर हम P क्रॉस E करें तो P क्रॉस E करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घूमेगा, थंब अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसने हमारे टाउ 1 को पॉजिटिव के कैप बोला है, उसने हमको दिया गया है कि टॉर्क टाउ 1 जो है वो पॉजिटिव के कैप है। क्लियर? वो P क्रॉस E के कॉन्सेप्ट हमने, क्योंकि P क्रॉस E से पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो हम P क्रॉस E बोल रहे हैं, तो इनके जो हमारा थंब अंदर की तरफ चला गया, तो ये तो क्लियर है कि P क्रॉस E से हमारे P क्रॉस E1 से हमारे लिए P1, हमारे लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बना, P क्रॉस E1, हमारे लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन ये बना टाउ 1 P क्रॉस E। और P क्रॉस E अगर हम करें तो P क्रॉस E से हमारा थंब अंदर चला जाएगा, तो जिसे हम माइनस के कैप बोलते हैं उसे उसने प्लस के कैप बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अंदर वाली मतलब माइनस Z एक्सिस को पॉजिटिव के कैप से नोट किया है हमारे लिए, अगर हम ऐसा समझें तो हम वो ये कहना चाहते हैं, तो वो ये के कैप बोल रहा है इनवर्ड। क्लियर? तो अगर हम इस वाले केस में देखें, टाउ 2 के बारे में बात करें, तो टाउ 2 हमारे लिए हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E2 वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E2 वेक्टर, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, थंब बाहर आ जाएगा, तो इस केस में हमारा थंब बाहर आ गया। क्लियर? तो अगर हमारा थंब बाहर हो गया तो हमारे लिए हो गया पॉजिटिव के कैप, जो हम समझते हैं, लेकिन क्योंकि वो इनवर्ड वाले को पॉजिटिव बोल रहा है तो आउट वाला माइनस हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा वाला ये हो जाएगा माइनस का के कैप। तो हमारे लिए आउटवर्ड पॉजिटिव हो गया और आउटवर्ड नेगेटिव हो गया और इनवर्ड पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उसने इनवर्ड वाले को पॉजिटिव बोला हुआ है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन की स्टेट नहीं है, हम तो बहुत समझ रहे हैं इसको, कंफ्यूजन की कोई स्टेट नहीं है। अगर इनवर्ड वाले को पॉजिटिव बोलोगे तो आउट वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो बस वही हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम नेगेटिव Z एक्सिस पे पॉजिटिव के कैप ले रहे हैं तो पॉजिटिव Z एक्सिस पे नेगेटिव के कैप ले लेंगे। ठीक है, तो पिक्चर के अकॉर्डिंग ये तो क्लियर है कि टॉर्क एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ये तो कंफर्म हो रहा है कि टॉर्क अपोजिट है, जैसा कि उसने हमसे बोला भी है कि ये क्लियर, ये केस है, ये उसने हमको दिया है। टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में ये तो क्लियर है, लेकिन ये नहीं पता कि टॉर्क के मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, यही उसका क्वेश्चन है। तो पहले तो हम टॉर्क देखें ध्यान से।
पहले हम इस पेयर की बात करते हैं, पी और ई की। तो हमने ये लिखा टॉक टाउ वन विद पेयर पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, इवन वेक्टर। तो हम अगर इसे मैग्नीट्यूड में लिखें, तो अगर हम इसे ओपन करेंगे पी ई वन को, तो ये बनेगा पी ई वन साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, जो हम जानते हैं टॉक के एक्सप्रेशन से। तो हमने टाउ वन को लिखा पी ई वन साइन थीटा के कैप, क्योंकि उसने ये लिखा टाउ वन हो गया हमारे लिए पी ई वन साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। अगर आप इसे ओपन करेंगे पी ई वन को, तो ये बनेगा पी ई वन साइन थीटा। अगर वेक्टरली लिखना चाहते हैं, तो क्योंकि आपको इस टॉक की डायरेक्शन उसने के कैप लिखी है, तो के कैप लगा दोगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, तो वो हमने ये लिख दिया है। तो पी ई वन साइन थीटा पॉजिटिव के कैप। क्लियर? तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम सेकंड और अगर मैग्नीट्यूड ले लें केवल इसी चीज़ का, टाउ वन के मैग्नीट्यूड में लिखें, तो आपको पता है पी ई वन साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ लिखा है पी ई वन साइन थीटा ही लिखा जाएगा। इक्वेशन 1 ले ली हमने। ठीक, अब हम सेकंड केस में जाते हैं। अब हम इस पेयर केस में जाते हैं। इस पेयर में आपका टॉक का एक्सप्रेशन बना है टाउ टू वेक्टर इक्वल्स टू पी ई टू, टाउ टू वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस ई टू वेक्टर। आप इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा पी ई टू, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, और साइन पी और ई के बीच का एंगल लेगा। तो एंगल तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो आप इसे लिखेंगे, ओपन करेंगे तो पी ई टू साइन 90 माइनस थीटा हमने लिखा है, पी ई टू साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर? एंड आउटवर्ड, तो क्योंकि क्वेश्चन में उसने इनवर्ड को पॉजिटिव बोला है, तो आउटवर्ड आपके लिए नेगेटिव हो गया। आप यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर माइनस का के कैप लगाएं और फिर इसको टाउ टू वेक्टर बोल दें। लेकिन क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, तो यहाँ से वेक्टर हट जाएगा और यहाँ से वेक्टर हट जाएगा, तो यहाँ से के कैप हट जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, पी ई टू साइन 90 माइनस थीटा। और हमको उसने E2 का मैग्नीट्यूड दिया है। E2 का जो मैग्नीट्यूड है, E2 का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो E1 के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स है। तो हम E2 का मैग्नीट्यूड पुट कर दें, तो E2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ E1। तो ये एक्सप्रेशन हो गया P √3 E1, और साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। इक्वेशन 1 हमारी टॉर्क 1 का मैग्नीट्यूड है, इक्वेशन 2 हमारे टॉर्क 2 का मैग्नीट्यूड है। और ये उसने हमसे बोला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, इनवर्ट वाले को वो के कैप बोल रहा है, तो आउटवर्ड वाला पॉजिटिव नेगेटिव के कैप हो जाएगा, ऐसा हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, पी क्रॉस ई से हमें दिख भी रहा है कि एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। टाउ 1 क्लॉकवाइज है और टाउ 2 एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड को हम नेगेटिव के कैप ले रहे हैं एज पर द क्वेश्चन, और जो इनवर्ड है उसको पॉजिटिव के कैप ले रहे हैं एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्योंकि वो चाहता है कि दोनों के टॉक के मैग्नीट्यूड बराबर हों, तो हमने वही कंडीशन लगा दी कि अगर वो दोनों के टॉक के मैग्नीट्यूड इक्वल चाहता है, तो टाउ 2 मस्ट बी इक्वल्स टू द टाउ 1 मैग्नीट्यूड। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। तो इक्वेशन 2 से हमारे पास टॉक 2 का मैग्नीट्यूड है, टॉक 2 का मैग्नीट्यूड पुट कर दिया टू टाउ 2 की जगह, और इक्वेशन 1 से हमारे पास टाउ 1 का मैग्नीट्यूड है, दोनों हमने पुट कर दिए। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्या हुआ है, गिवन कंडीशन आपने पुट कर दी, उसने कहा कि टॉक बराबर चाहिए, तो टॉक बराबर चाहिए तो आपने पुट कर दिया टॉक बराबर। अब वो सॉल्यूशन करके वो एंगल बता देगा जिस एंगल पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि आपने कंडीशन में सॉल्व कर दिया। जैसी कंडीशन वो चाहता है उस कंडीशन पे आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। वो चाहता है दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, आपने पुट कर दिया, आपने कह दिया लेट टाउ 2 शुड बी इक्वल्स टू टाउ 1, तो ये सॉल्व हो जाएगा। P से P कैंसिल, E1 से E1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा चला जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा √3 आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। ये टेन थीटा इक्वल्स टू √3, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3, और √3 को 60 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है टेन इनवर्स √3 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि, और ये एंगल कब आया है, जब टाउ 1 टाउ 2 के बराबर होगा। ध्यान से सुने, क्योंकि ये वो एंगल है जो एंगल उस कंडीशन में आया है जिस कंडीशन में टॉक बराबर होने चाहिए। तो ये वो एंगल हो गया जो उसने एक्सपेक्ट किया था। क्लियर? तो ये हमने वो एंगल डिटरमाइन कर दिया कि ये वो एंगल है। अगर इस एंगल पे यहाँ पर अगर ये थीटा होगा, अगर ये थीटा 60 डिग्री होगा, तो दिस एंगल मस्ट बी 30 डिग्री। मतलब P और E2 के केस में एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, और P और E1 के केस में एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों टॉक के मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएंगे अगर ये एंगल 60 और ये एंगल 30 हुआ। चेक भी कर लेते हैं कैसे, देखिए। अगर हम यहाँ पर थीटा, ये तो क्लियर है P E1, देखिए मैं टाउ 1 को लिख रहा हूँ,
टाउ वन क्या इक्वल्स टू PE1 साइन थीटा, और थीटा आपने प्रूव कर दिया कि 60 डिग्री होना चाहिए अगर आप टॉक बराबर चाहते हैं तो मैं यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 60 डिग्री, तो ये टाउ वन निकल आया। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया PE1 इंटू √3/2। अब P2 निकालते हैं, टाउ टू की वैल्यू निकालते हैं। टाउ टू की वैल्यू कितनी है? P √3E1 इंटू cos 60, तो थीटा 60 पुट कर दिया, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये एक्सप्रेशन हो गया PE1 √3/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गए, तो ये एक्सप्रेशन भी देखो टाउ वन और टाउ टू बराबर हो गए, मीन्स इस पेयर में थीटा 60 है, इस पेयर में थीटा 30 है। क्लियर? तो कंफर्म हो गया थीटा की जो फर्स्ट पेयर के केस में जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए, यानी कि डायपोल मोमेंट एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे रखना चाहिए, और अगर आपने ऐसा रखा तो वाई एक्सिस से डायपोल मोमेंट का एंगल 30 डिग्री रह जाएगा, और ये जो दो पेयर बनेंगे टॉक्स के, एक E2 और P के साथ और एक E1 और P के साथ, तो ये दोनों टॉक मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, एंड दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। ये हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में बी हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी है थीटा 60 डिग्री। क्लियर?